जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्रियांशु, नरेंद्र यादव, सोहिब खान, राहुल कुमार राम, जितेंद्र, विकास, राम बाबू यादव, प्रकाश, अभिनंदन पासवान, सारे प्यारे दोस्तों को बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द रूप, यानी कि शब्द विचार, जिसमें हम जानेंगे कि शब्द और उसके भेद होते क्या हैं, शब्द होता क्या है। ठीक है, ये हम लोगों को जानना है। आप लोग भी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें कि शब्द होता क्या है। क्या आप बता सकते हैं मुझे शब्द की परिभाषा क्या है? प्रयास कीजिए। तो हम चल रहे हैं आपका नए अध्याय की तरफ। जिसका नाम है शब्द रूप या शब्द विचार। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझना और सीखना। देखो, कोई भी भाषा, जैसे कि मैं बोलूं तो अभी मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं, तो आप कहेंगे जी आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं। अन्य लोग अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं। तो जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो किसी भाषा को व्यक्त करने के तीन तरीके होते हैं। बताएंगे कौन कौन सा? एक तो मैं मौखिक बोल रहा हूं, एक मैं उस बात को लिख के भी आपको दे सकता हूं, और एक मैं संकेतों से, संकेतों के माध्यम से भी हम अपने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं। तो तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? ये कहीं किनारे पर लिखना। किसी भाषा को व्यक्त करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो ओरल होता है, मौखिक, मुख से आप बोल सकते हैं। एक आप उसी बात को कि भैया आप ऐसे बोलते हैं पानी लाइए, पानी लाइए, तो वो तो मौखिक हो गया। आप उसको लिख के भी दे सकते हैं कागज पे कि भैया पानी लाइए। ठीक है, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, और एक होता है सांकेतिक, कि संकेतों के माध्यम से इशारा करके आप बोल दो कि भैया रिश्तेदारों के लिए पानी ले आओ। तीन तरीके होते हैं। तो देखो, जो मौखिक तरीका है उसको आप कागज पे लिख नहीं सकते, बोलोगे। जो सांकेतिक है वो भी संकेतों का, उसका कोई मतलब नहीं। और जब हम हिंदी को सीख रहे हैं तो कैसा सीख रहे हैं? लिखित। तो किसी भी भाषा को व्यक्त करने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिखित की, कि अगर हम किसी को लिख के दे रहे हैं तो भाषा, उस भाषा के तीन अंग होते हैं, लिखना है आपको। यहां से बात शुरू होती है। भाषा के, भाषा के कि हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं हम यहां पर। भाषा के तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। वो तीन अंग नहीं है जो लिखे हुए हैं, कभी इनको तीन अंग समझ लो। ये है किसी भी भाषा को व्यक्त करने के तरीके, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को व्यक्त करने के तरीके क्या हो सकते हैं, यहां पर ये बात की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे ध्यान से। मैंने बोला भाषा के तीन अंग होते हैं, और वो तीन अंग कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला अंग होता है आपका वर्ण, क्योंकि किसी भाषा को आप लिख के दे रहे हैं तो किसकी अक्षरों की जरूरत होगी या नहीं? भाई अंग्रेजी में भी ABCD की जरूरत होगी, लेटर्स की, या नहीं? हाँ जी, हिंदी में भी जरूरत होगी, हर भाषा में जरूरत होती है वर्ण। दूसरा होता है शब्द। वर्ण मिलके क्या बना देंगे? शब्द। और शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? वाक्य, जो हमारा अगला अध्याय भी होगा, वाक्य। अच्छा मुझे बताइए, वर्ड की परिभाषा आप जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ण क्या है तो आप जानते होंगे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताएंगे एक बार। यदि भाई साहब मैं आपसे पूछूं वर्ण जो होता है क्या होता है, आप कहेंगे भाई तीन है। कितने हैं? तीन है। तो वर्ण क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है?
वाक्य छोटा होता है कि शब्द छोटा होता है या वर्ण छोटा होता है? तो यहां देखने की बात होगी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी, किसी भी भाषा की या किसी भी भाषा की बात नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ हिंदी भाषा की बात। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मित्र क्या है? वर्ण है। अच्छा जी, अगर मैं वर्ण की ही बात करूं तो आप बोलूंगा वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। सबसे छोटी इकाई है और वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे दोस्त मैंने लिखा ए, मैं आपसे पूछूं ए का क्या अर्थ होता है? ए का क्या अर्थ होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? या मैं पूछूं गे का अर्थ क्या होता है? ऐसे नहीं कि गे से गमला होता है जी, ऐसे तो गे से बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इस ए का क्या अर्थ है और इस गे का क्या अर्थ है? बोलेंगे जी, बोलेंगे क्या आप जान पाते हैं इस बात को कि वर्ण का अपना अर्थ नहीं होता? तो क्या बोलेंगे? जी भैया, वर्ण का अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन सबसे छोटा वही है। ठीक है, बात समझे? यानी कि हमारे द्वारा मुख से कोई वर्ण यानी कोई ध्वनि निकली तो वो वर्ण है, क ख ग घ अंगा ऐसे। अच्छा, वर्ण के बाद में क्या आता है? हमारा शब्द, जो हमारा आज का चैप्टर भी है। वर्ण में आपको पढ़ा चुका था, वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं। अगर दोस्त मैं शब्द की बात करूं तो वर्णों के सार्थक योग से, सार्थक बहुत जरूरी शब्द है इसमें। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। ऐसा नहीं है कि आप अक्षर को कैसे ही लिख देंगे, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्या बोलेंगे? वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है, होता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक योग से। सार्थक मतलब एक अर्थपूर्ण योग हो। ऐसा नहीं आप शब्द को वर्तनी दृष्टि से भी शब्द लिखना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। जैसे मैं आपसे बात करूं आ धन धा धन ई, ठीक है, धन के धन ए, ये कुछ वर्ण हैं। इन वर्णों का हमने एक सार्थक योग किया, ऐसे नहीं कि किसी को कहीं भी लिख दिया। ठीक है, बोलेंगे जी, बोलेंगे। एक बच्चे ने कहा है जी ए का अपना अर्थ है तो सही, ए एक स्वर है। आप कुछ भी बोल रहे हैं मित्र, ए एक स्वर है, फिर तो आ भी तो एक स्वर है। ऐसे तो बहुत सारे अन्य स्वर भी हैं। मैं कह रहा हूं ए का अपना कोई अर्थ नहीं है, वह स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वर उसका अर्थ थोड़ी है। ठीक है, बताएंगे क्या बनेगा जी मिलके। तो आप कहेंगे भैया ये बन जाएगा आ धा में ई बना तो छोटा ई है, लघु ई आएगा, और के और ए मिलके क्या बनाते? अधिक बन गया, अधिक। ठीक है, अच्छा एक और योग करते हैं, सार्थक योग। रे आ धनते धन्ने धन आ धन के धन ए धन रे धन ए, क्या बन जाएगा? अपनी कॉपी पे बनाइए। वर्णों के सार्थक योग से, वर्णों के सार्थक योग से। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोटी मात्रा कहीं पर बननी है तो बड़ी मात्रा चढ़ा देंगे,
वो आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे मित्र? रा, सारे दोस्त बना के दिखाइए एक बार, कॉपी पे सही होना चाहिए। क्या बोलेंगे जी? रे में ए जुड़ा तो रे बना, पूरा रे हो गया, एक स्वर उसको मिल गया। भाई रे को एक पूरा स्वर मिल गया तो क्या बन गया? ये मैंने आपको वर्णमाला में सिखाया था, रा। तय को क्या कोई स्वर मिला? आप कहेंगे जी नहीं भैया, तय को कोई स्वर नहीं मिला तो इसकी खड़ी पाई खत्म हो जाएगी। न को एक स्वर पूरा मिलता है, पूर्णाकार रत्ना, के ए के, रे ए रे, रत्नाकर, रत्नाकर। बहुत शानदार, समझिए जी। तो ये क्या हो गया मित्र? आपका वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस अधिक का अपना कोई अर्थ है या नहीं है? हां या ना? इस रत्नाकर का अपना कोई अर्थ है कि नहीं है? आप कहेंगे अधिक यानी कि भैया ज्यादा, रत्नाकर यानी कि जहां पर रत्नों खजाना हो, आकर खान को कहते हैं, माइन को कहते हैं, जहां मोतियों का भंडार हो अर्थात समुद्र। तो दोनों का अपना अर्थ होता है, दोनों का अर्थ नहीं, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। यानी क्या बोलेंगे यहां पर हम मित्र ये परिभाषा लिख सकते हैं यहां से कि प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, और जबरन बना दिया गया कुछ शब्द हो तो अर्थ होगा नहीं, क्योंकि क्या मैंने बोला, सार्थक योग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलने लग जाएं कि जी अधिक का भी कोई अर्थ होगा, तो ये आपने सार्थक सही ही नहीं लिखा है। अर्थ क्या मतलब? अर्थ बन ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, अपना एक अर्थ होता है प्रत्येक शब्द का। ठीक है, इसके बाद में आती है, तो भैया अब अर्थ हो गया, तो वर्ण का क्या अपना अर्थ था? वर्ण का क्या अपना अर्थ था? आप कहेंगे नहीं भैया, वर्ण का अपना अर्थ नहीं है, लेकिन सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। अब मैं आपसे पूछूं, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो आप कहेंगे वर्ण की तो अपना अर्थ होता नहीं, फिर आता है शब्द। तो क्या बोलोगे? अर्थ के आधार पर कभी पूछे, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, समझे मित्र बात को? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका शब्द होती है, समझे? वेरी गुड विशाल सोनकर जी, रोहित चाहर, वेरी गुड। तो कभी भी अर्थ के आधार पर पूछे तो वर्ण नहीं लिखना है, लेकिन इस शब्द को नहीं दिया हुआ, इन शब्दों को अर्थ के आधार पर ना पूछ के सिर्फ इतना पूछा हुआ हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हम वर्ण उत्तर देंगे। लेकिन जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि अर्थ के आधार पर, तो आप समझ जाएंगे कि वर्ण का अपना अर्थ नहीं होता, शब्द का अपना अर्थ होता है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? आपकी शब्द हो जाएगी। वर्ण शब्द हम आज पढ़ेंगे ही, कितने प्रकार के शब्द होते हैं आज और शायद कल, क्योंकि यहां से दो तक प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इवन 3 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शब्द से। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, विकारी अविकारी हम पढ़ चुके, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, सब हमको यहीं पढ़ना है। और वहां से बहुत अच्छे शब्द शक्ति भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लक्षणा आदि के बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं। तीसरा कौन सा था हमारा? वाक्य। अब मुझे बताइए वाक्य यानी कि सेंटेंस किससे मिलके बनेगा? अब आप जानते हैं शब्दों के सार्थक क्रम से, शब्दों के क्रम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को कहीं भी रख दोगे, शब्दों के सार्थक क्रम से, शब्दों के सार्थक क्रम से नहीं, शब्दों के सार्थक क्रम के योग से, क्रम के
योग से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। देखेंगे जरा वाक्य का निर्माण कैसे होता है। मैंने बोला सार्थक क्रम का योग होना चाहिए। मैं बोल दूं मीना चली बाजार गई, क्या ये सही है? क्या ये आपको एक सार्थक क्रम दिखता है? भाई ये क्या है? शब्द है, इसका अपना अर्थ हो गया, शब्द अर्थ हो गया, बाजार शब्द है, वर्णों से मिलके बना है। मीना चली बाजार गई, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं जी, मीना, इनको भैया एक सार्थक क्रम में लिखना होगा। मीना बाजार चली गई, ताकि एक अर्थपूर्ण दृष्टि से वो आपको दिखे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रताप जी अच्छा लिखा है एकदम। शाकिल वेरी गुड। सपना यदुवंशी बहुत शानदार बच्चे। बोलेंगे जी, क्या बात समझेंगे? ये क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे जी। तो कहने की बात है, हमने तीन चीजों को जाना, वर्ण को, शब्द को और वाक्य को। तीनों को आप समझते हैं। वर्ण को हम वर्णमाला में पढ़ चुके, वर्ण के कैसे भेद होते हैं, क्या स्वर क्या व्यंजन होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हम पढ़ेंगे अब आपका आज शब्द को, और शब्द के बाद में फिर आपका अगला अध्याय हमारा वाक्य ही होगा। तो पहले शब्द को सुनिए। यहां पर लिखिए शब्दों के भेद, और थोड़ा छोटा छोटा लिखना भैया, ताकि कॉपी में जगह ना भरे, क्योंकि इसके लिए हमको पेज पे ज्यादा जगह चाहिए होगी। शब्दों के भेद, या बाद में ही लिख लेना ताकि आप समझ जाओ। नोट्स बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम कॉपी में लिख रहे होते हैं, पता चले कि इस पेज पे आएगा नहीं, पेज से बाहर चला जाएगा। शब्दों के भेद देखेंगे, कैसे कैसे शब्दों के भेद होते हैं। एक तो होता है आपका, अगर हम बात करें रचना के आधार पर, रचना बोल दूं या व्युत्पत्ति बोल दूं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, छोटा छोटा लिखना भैया, ये बाद में लिख लेना, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, कभी भी आपसे पूछेगा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो आप कहेंगे तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और तीन भेद कौन कौन से होंगे? एक तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं आपका यौगिक शब्द, दूसरे होंगे मित्र आपका यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द इसके आधार पर रचना, शब्दों की जो रचना हुई है, या हम बात करें शब्दों की जो आपका व्युत्पत्ति हुई है। दूसरे आधार पर हम चलते हैं। दूसरा आधार इसमें हम रखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत लिखा मिल सकता है आपको परीक्षा में, या उत्पत्ति भी लिखा मिल सकता है। स्रोत पूछ ले या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर नीचे की तरफ ही लिखते हैं, कहीं बोर्ड पर जगह ना मिले। यहां पूछेगा आपसे तो आप उत्तर देंगे चार। चार कौन कौन से होंगे जी? मतलब होते तो कुल मिला के पांच हैं, लेकिन उनको चार में ही काउंट हम करेंगे। मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, आप चार कहेंगे। होते कौन कौन से हैं आपके?
एक तो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, एक आपके तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, एक तत्सम शब्द तद्भव होते हैं, एक देशज शब्द होते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे भाई साहब कि ये क्या होते हैं। अभी सिर्फ एक टेबल आप बना लीजिए ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। विदेशज शब्द और आधुनिक हिंदी में कुछ शामिल हुए हैं, आधुनिक हिंदी में कुछ शामिल हुए हैं दोस्त आपका, जिनको हम कहते हैं संकर शब्द। लेकिन परीक्षा में 5 नहीं लिखने हैं, समझ गए मेरी बात को। परीक्षा में कितना लिख के आएंगे? परीक्षा में मान्य है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 ही शब्द भेद होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति या फिर सोर्स के क्या बोलोगे? उत्पत्ति या फिर स्रोत, यानी कि सोर्स के आधार पर। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तीसरे होंगे इसमें हमारे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कभी भी पूछेगा तो आप 2 कहेंगे। 2 कौन कौन से होंगे जी? 2 होंगे, एक आपके सार्थक शब्द, अभी मैंने बोला ना सार्थक क्रम से, सार्थक योग से, वैसे ही सार्थक शब्द यानी अर्थ होना चाहिए उनका। और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द, निर्धन अर्थक, क्या बोलोगे? जिनका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है मित्र, शब्दों के भेद में दोस्त फिर हम आएंगे आगे। एक भेद और होगा हमारा विकार। विकार को हम और क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर क्या बोलोगे? कि कोई विकार हो गया, या विकार को हम प्रयोग भी कह सकते हैं। विकार बोल दे या प्रयोग के आधार पर, बात एक ही रहेगी। ये हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, एक बार आप मुझे बताएं सारे मित्र कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। मैंने बताया था विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर हमने अविकारी शब्दों को भी पढ़ा, ये भी 4 प्रकार के थे, मुख्यतः 4 प्रकार के थे। क्रिया विशेषण, अव्यय था, समुच्चय बोधक था, संबंध बोधक था और आपका विस्मयादि बोधक था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे? कभी भी परीक्षा में लिखेंगे स्रोत के आधार पर कितना लिख के आएंगे? 4 लिख के आएंगे। होते कुल ये 5 है। आधुनिक हिंदी विद्वानों ने संकर शब्दों को भी शामिल किया, लेकिन उनको मुख्य भेद में शामिल नहीं किया जाता। मुख्य भेद में कौन शामिल होते हैं? 4 शामिल होते हैं। अच्छा, अब हम यहां क्रम से सीखना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक इसमें होगा तत्सम तद्भव ही, और विदेशज शब्द थोड़ा बड़ा होगा, शायद एक ही दिन से ज्यादा भी लग जाए। आज में हम ये कर लेते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द, वो हम पढ़ ही चुके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अविकारी अव्यय हम पढ़ चुके, और इसको हम छोड़ते हैं आगे के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 शब्द आए होंगे, रचना। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे व्युत्पत्ति है और एक जगह क्या है? उत्पत्ति है। इस बात से घबराना नहीं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है दोस्त मूल स्रोत। मूल स्रोत यानी जैसे तत्सम है, तो तत्सम के शब्द संस्कृत से आए हैं, उनका एक मूल स्रोत है। ये किस भाषा के हैं? ये आपका संस्कृत के हैं। और ये क्या बोलते हैं आपका कि भैया किससे आए हैं? ये आपका उत्पत्ति का मतलब होता है कि एक रूट सोर्स से आए हैं, एक मूल स्रोत से आए हैं। जड़ उनकी आपको पता है कि इन शब्दों का निर्माण हुआ तो हुआ कहां से है, यानी ये कैसे हो गए? ये स्वतंत्र हो गए।
व्युत्पत्ति का मतलब होता है कोई छेड़खानी शब्द में की गई है और वह स्वतंत्र शब्द नहीं होता, यानी उसमें कोई बदलाव कर दिया गया है, वो व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, इन लिख चुके, एक बार लिख लेंगे सारे, फिर आगे चलेंगे। सारे मित्र एक बार इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो दोस्त, ध्यान से पढ़ा करो कृष्णा गुप्ता जी, ये नहीं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन में ये बताया गया, आपके यहाँ ऑफलाइन या टॉफलाइन में क्या बताया गया उससे कोई मतलब नहीं है। जो होता है वो मैं तुमको बताता हूं, जो होगा वो मैं तुमको बताऊंगा। अच्छी बात है, दो दो जगह काहे पढ़ते हो भैया, खुद कंफ्यूज होते हो हैं? गुरुजी भरोसा करके उनके पास पढ़िए। बिल्कुल, लोकेश चौधरी जी बहुत अच्छी परिभाषा दी है, लिख लिए हैं जी, ठीक है। लिख चुके हैं तो लिखेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। मैं आपसे कभी भी पूछूंगा, रचना के आधार पर 3, स्रोत उत्पत्ति 4, अर्थ के आधार पर 2 और विकार के आधार पर भी 2। क्या बोलोगे? विकार के आधार पर भी, हाँ हमने संख्या नहीं लिखी तो आप लिख लेंगे, विकार के आधार पर भी कितने? 2 प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं अभी रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ठीक है, यानी जो स्वतंत्र नहीं होते, रचना के आधार पर। अब बताएंगे कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद। क्या बोलेंगे मित्र? आपका आंसर आएगा 3। 3 कौन कौन से 3 होंगे? एक होंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरे होंगे आपका, मैंने अभी बता ही चुका हूं, ये तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले इनको समझ ही लेते हैं कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। कि भाई साहब ये जो रूढ़ शब्द है ये दरअसल में होगा तो होगा क्या? लिखना, वे शब्द जिनमें जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय ना हो, यानी ऐसा शब्द होना चाहिए जिसकी ना तो संधि, या मैंने आपको शब्द निर्माण की 4 विधियां बताई थी। तो शब्द निर्माण की 4 विधि कौन कौन सी होती हैं दोस्त आपकी? एक तो संधि से हम जोड़ के शब्द बना सकते हैं, एक समास विग्रह से शब्द बना सकते हैं, एक शब्द में आगे उपसर्ग जोड़ के कोई विशेष परिवर्तन ला सकते हैं, एक बाद में, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में जोड़ करके कोई विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप कहेंगे वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ गए जी? ऐसे शब्द अब ढूंढ के मुझे उदाहरण के रूप में आप लिखना शुरू करो। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि इन शब्दों का मतलब टुकड़े नहीं होते, तोड़ा नहीं जा सकता इन शब्दों को। तो इनके उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है? जैसे पत्ता, पत्ता में कोई संधि आपको दिखती है? कोई समास दिखता है पत्ता में? कोई उपसर्ग दिखता है? कोई आपको प्रत्यय दिखता है? नहीं दिखेगा। बहुत धन्यवाद बलिराम विश्वकर्मा जी। पत्ता हो गया। पेड़ को भैया तोड़िए, कैसे कैसे इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं क्या? जड़ को देखिए, जड़ को आप तोड़ सकते हैं। जैसे जल होता है, जल, जल को आप तोड़ सकते हैं क्या? पानी होता है, पानी, बताइए तोड़ सकते हैं क्या पानी को आप कहेंगे जी नहीं। अखबार होता है, अखबार। कलम, कुर्सी, बताइए। अखबार, कलम, कलम हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया। अखबार को नहीं ले सकते भैया इसमें, क्योंकि अखबार विदेशज शब्द है, सॉरी मैंने गलत लिखा। कलम हो गया, कुर्सी हो गया, दिन हो गया, शाम हो गया। दिन तोड़िए, शाम लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी।
आम हो गया आम, गीता हो गई गीता, पुस्तक, ढूंढिए कोई संधि हो तो इसमें कोई समास हो, पुस्तक हो गया, और दूध लिख सकते हैं दूध, जमीन हो गया जमीन, जमीन के भूमि लिख लीजिए भूमि, क्योंकि जमीन में जब आपको सिखाऊंगा अरबी शब्द तो आप जानेंगे उसमें थोड़ा सा। भूमि। एक हमारे मित्र ने लिखा जिनको तोड़ने पर अपना कोई अर्थ नहीं होता। नहीं दोस्त, तोड़े ही नहीं जा सकते, तोड़ कैसे लेंगे सर, खून हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने नकल लिखा है, एक दोस्त ने पेट लिखा है, जरूर आपके उदाहरण हम शामिल करेंगे। पेट, बहुत बढ़िया। रानू जी ने गोभी लिखा है, बहुत शानदार। गोभी नहीं लेंगे, गोभी विदेशी शब्द है, आप जानेंगे थोड़े थोड़े दिन बाद, थोड़े क्या शायद 1-2 दिन में ही जान जाएंगे। बहुत बढ़िया। चावल एक हमारे मित्र ने लिखा है, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है भाई साहब, बहुत शानदार। भैया फिर कुर्सी और कलम विदेशज में होते हैं, हाँ ठीक है, वो समझ जाओगे तो तब लिख देना, ठीक है। अभी लिख लो रूढ़ शब्द जो भी समझ में आए, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको लिख लीजिए, ठीक है, बाद में। लेकिन जब मैं आपको विदेशी शब्द समझा दूं तो तब कैटेगरी बना लेना एक पक्का। फल लिखा है दोस्त ने, फल लिखा है, बहुत बढ़िया, फल लिखा है, ठीक है। अभी आप लिख लीजिए हाथ पैर जो कुछ भी लिखना है, लेकिन जब मैं विदेशी शब्द बता दूं तो इनकी कैटेगरी बना लेना। तो रूढ़ शब्द समझ में आया, रूढ़ शब्द मित्र समझ में आया कि रूढ़ क्या होगा। तो आप देख के हम बता सकते हैं कि बड़े छोटे शब्द होते हैं, ये प्रकृति में छोटे ही होते हैं और इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आंख बताया किसी ने, कान बताया, किसी भाई ने नाक बताया है, बहुत शानदार, आज बताया है। चलो जी आगे चलते हैं। लेकिन जो शब्द लिखो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्द पे आते हैं। दूसरे कौन से बताए थे, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब मित्र यौगिक शब्दों को पहचानो क्या होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं वे शब्द जो जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों। किससे मिलकर बने हों, वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है जी। दो रूढ़ शब्दों से, कैसे दो रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आपका तू और पुत्र, भाई दोनों अलग अलग क्या है, रूढ़ रूढ़ हैं दोनों। सु और पुत्र ये भी क्या है, एक रूढ़ शब्द है, और ये भी क्या है, पुत्र भी एक रूढ़ शब्द है। भाई ना इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ना इसमें। आप कहोगे भैया ये तो खुद एक उपसर्ग है। मैं कह रहा हूं कि शब्द में उपसर्ग ना हो तो वो रूढ़ के लिए। इसमें बताइए सु शब्द में कौन सा उपसर्ग है जी। आप कहोगे सु में, भैया जी सु ही उपसर्ग है, तो उपसर्ग तो शब्द के पहले जुड़ता है, तो बाकी शब्द कहां गया फिर। तो आप कहेंगे जी समझ गए बात को, यानी अकेला सु तो रूढ़ ही है। भाई मैं कहीं शब्द लिख देता सुपुत्र, मैं आपसे कहूं ये भैया रूढ़ में है, रूढ़ शब्द, आप कहोगे भैया आप गलत कहते हो। क्यों मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि रूढ़ शब्द में कभी भी उपसर्ग नहीं हो सकता, रूढ़ शब्द में उपसर्ग नहीं हो सकता, तो सुपुत्र में रूढ़ नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोलूं सु में क्या रूढ़ है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी भैया, सु माने अच्छा, सु माने अच्छा, समझे। तो दो रूढ़ शब्दों ने मिलकर क्या बना दिया, सुपुत्र बना दिया। अब सुपुत्र में रूढ़ तो हो नहीं सकता, तो सुपुत्र क्या हो गया आपका, सुपुत्र हो गया आपका यौगिक शब्द। समझे भाई सब बात को, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द हो गया। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं आपका मित्र धनता, मित्र एक रूढ़ शब्द है, ता एक रूढ़ शब्द है, बताइए जरा क्या बना देंगे, मित्रता। प्रति एक रूढ़ शब्द है, अलग से देखें, और इसमें एक शब्द लगा दिया मैंने दिन,
दोनों मिलके क्या बना देंगे? अलग अलग शब्द हैं भाई। मैंने बोला चंचल, धन, मन, दोनों रूढ़ शब्द हैं, मिलके क्या बना देंगे? दोनों को यदि मिला दिया जाए, जैसे मैं बोलूं उछल और कूद, दो शब्दों के योग से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जैसे मैं बोलूं भाग, भाग दौड़, दोनों से मिलके क्या बन जाएगा? बताएंगे जी। भाग दौड़ हो गया। पीक, थूकने के लिए, पीक धन दान, क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे हम इनको ध्यान से देखें तो ये रूढ़ शब्द ही है, लेकिन जैसे ही रूढ़ शब्दों को मिलाया गया तो एक यौगिक शब्द बनेगा, मित्रता। अब देखो मित्रता में प्रत्यय है कि नहीं है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास है कि नहीं है? याद है प्रति वाला समास, अव्ययी भाव। चंचल मन, मन कैसा है? चंचल है, चंचल मन। उछल कूद, बताओ उछल कूद में क्या होगा आपका? आप कहेंगे भैया द्वंद्व हो जाएगा। भाग दौड़, समास है कि नहीं है? हाँ जी है। पीक दान, थूकने के लिए। तो यानी कि यौगिक शब्दों से आप एक बात समझे, यहां से हम लोगों ने एक बात निकाली कि जो यौगिक शब्द हैं, जो मित्र आपका, अगर हम बात करें जो आपका यौगिक शब्द हैं, इनमें एक परिभाषा निकल के आती है कि यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, और होंगे तो किसमें नहीं होंगे? रूढ़ शब्दों में नहीं होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। तो कभी इस बात को आप लोग यौगिक शब्दों पर ना आजमाना कि भैया वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ। आप कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रूढ़ शब्दों के लिए है, कि रूढ़ शब्दों को यदि तोड़ेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुपात्र, कुशंग, कुलीन, वेद प्रकाश जी बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। स्नान घर लिखा है कई दोस्तों ने, कलम दवात लिखा है, ऊंच नीच कई दोस्तों ने लिखा है, प्रिंस शुक्ला जी, अवनीश कुमार, अभिषेक ओझा, रूबी केशरवानी, बब्बू, बहुत अच्छे उत्तर आपने लिखे हैं। खोदाम, प्रत्येक, वेरी गुड। तो यौगिक शब्दों में हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे हाँ। यहां पर एक नोट बना के लिख लेना। समास तो मैंने बोल दिया कि समास तो हो सकता है, नोट बना के लिखना, लेकिन बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता। लेकिन बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता। अब आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो गई होगी कि भैया अब बहुव्रीहि कहां के लिए बच गया। तो नोट बना के इस बात को लिख लीजिए कि बहुव्रीहि समास, सारे समास हो सकते हैं यौगिक शब्दों में, लेकिन बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो भैया फिर बहुव्रीहि समास कहां जाएगा? अंकिता यादव जी, टू मच थैंक यू बच्चे। आप लोगों की ऊर्जा है ऐसे, इसीलिए आप समझते हैं, फ्लो है वो आपका। ठीक है, कोई मैं विशेष नहीं हूं बच्चों, जैसे आप वैसा ही मैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे जो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, नो डाउट ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, बस मैं एक माध्यम हूं आप तक चीजों को पहुंचाने के लिए, और आप उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए। बोलते हैं ना कि भाई आप जब मानते हैं तो फिर पत्थर से ऊर्जा मिलने लगती है। हम लोग तो ह्यूमन हैं, हम सब इंसान हैं। विशाल सोनकर जी, सत्यम तिवारी बोलेंगे, कोई दिक्कत? बोलो एक बार। दोस्त नाम किसी को तोड़ के नहीं बनते गगन प्रताप जी, नाम किसी को तोड़ के नहीं बनते कि राम को आप बोले कि राम से बना है, गीता गीत और आ से बना हुआ है, नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यौगिक शब्द हो गए। अब तीसरे शब्दों की तरफ चलते हैं। तीसरे कौन से हैं हमारे? योग रूढ़ शब्द। अब ये
आपको बताना है, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैं सिर्फ एक पंक्ति लिखूंगा और उदाहरण आपके देखना चाहूंगा कि हमारे छात्र जानते हैं या नहीं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, जो किसी अन्य अर्थ की ओर, किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, किसी अन्य अर्थ की ओर। तो भैया क्या बोलेंगे आप? भैया ऐसा तो होता था किसमें? बहुव्रीहि समास में। याद है बहुव्रीहि समास, भगवान जी के सारे नाम। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं। समझे जी मित्र? इसके बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण बहुत सारे दोस्तों ने लिखने भी शुरू कर दिए। जलज, नीलकंठ, लंबोदर, वेरी गुड। ये हुई ना बात। तो लिखिए बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, अर्थात हम बोल सकते हैं आपका मुरलीधर है, चक्रपाणी, शूलपाणी, वीणापाणी है। मुरलीधर हो गए। चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन है? भगवान विष्णु है। शूलपाणी कौन है? भगवान शिव हैं, भगवान शिव जी को बोलते हैं। ठीक है। लंबोदर कौन है? गणेश जी हैं, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर बोल दिया। पंचानन हम कह सकते हैं, पंचमुख जिनके हैं, हनुमान जी हैं पंचमुखी। ठीक है, और आपका क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर है, भगवान शिव हैं। मस्तक पर जिनके चंद्र है, चंद्रमौली बोल देंगे, चंद्रमौली इन्हीं को कहते हैं हम। चंद्रमौली भी कह सकते हैं, बहुव्रीहि समास को दर्शाएगा। ठीक है, दशानन कह सकते हैं, ये भी बहुव्रीहि का बहुत प्रचलित उदाहरण है, दशानन हो गया। और आपका बाकी आप जानते ही हैं सब लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अन्य पद की ओर इशारा करेंगे, अर्थात कैसा, कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान इसमें हो जाएगा। समझे जी बात को? तो रूढ़ एक बार थम्स अप करके बताइए। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में कोई परेशानी तो नहीं होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। संजय जी, अंकित, जितेंद्र, धीरज वर्मा जी, बहुत बढ़िया। सरिता एकदम सही उत्तर है। आगे आएंगे मित्र। अब आते हैं किसके आधार पर? बोलेंगे एक बार, अर्थ के आधार पर। मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के बताए? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। आप कहेंगे भैया दो बताए थे आपने, यहां समझना ध्यान से। कौन से दो हैं? एक हमने कहा है मित्र सार्थक शब्द, सामान्य सहित अर्थ, यानी ये अर्थ के सहित होंगे, अर्थ के साथ में होंगे। एक होंगे आपके निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द कौन से होंगे? जिनका एक अर्थ होगा। कोई भी ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ होता है, जिनका एक अर्थ होता है। जैसे पानी है, एक अर्थ है उसका। जल, नीर, इन सब का अपना एक अर्थ है। लेकिन मित्र जो निरर्थक शब्द होंगे, निर्धन अर्थ, निर्माण बिना अर्थ के, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? फिर शब्द क्यों है जी? ये आपने तो कहा था शब्द का अर्थ होता है। ये बेवजह इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में इनका जबरन इस्तेमाल होता है, ऐसे समझिए। अपना कोई अर्थ नहीं होता है।
जैसे अब आपसे उदाहरण, भैया चाय वाय पी लो, ये उदाहरण है इसके। आपके घर बोला जाता है ऐसे, चाय वाय पी लो, चाय वाय पी कि नहीं पी, तो चाय का तो अपना अर्थ है, लेकिन वाय क्या है, वो निरर्थक शब्द है। भैया रोटी वोटी खाई कि नहीं, रोटी वोटी खा के जाना, रोटी पोटी मत लिख देना, रोटी वोटी खा के जाना, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो रिश्तेदार भाग जाएंगे। रोटी पोटी बोलोगे तो रोटी वोटी बोलते हैं, ठीक है। पानी वानी पिया कि नहीं पिया, पानी वानी, पानी वानी पिया कि नहीं पिया, लस्सी वस्सी पी कि नहीं पी, तो लस्सी का अपना एक अर्थ है, लेकिन मैं बोल दूं लस्सी वस्सी, तो वस्सी वो नहीं बोल देना कि बस्सी कॉमेडियन है, नहीं, लस्सी वस्सी। जूते वूते पहन लो भैया, अब मैंने जूते बोला तो इसका तो अपना अर्थ है, लेकिन वूते का क्या अर्थ है। खाना वाना मनीष वर्मा जी बोल रहे हैं, पानी वानी आपने बोला, बहुत बढ़िया। चौधरी आर के पटेल जी, आपकी मेहनत है मित्र, मुझे क्रेडिट ना दीजिए उसका, खुद को सराहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, कुछ भी सुधार आपके अंदर आ रहा है तो उसके काबिल सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सर बोटी का मतलब होता है, बोटी बोला है भाई साहब मैंने, बोटी तो बोला ही नहीं है, बोटी तो हड्डी को कहते हैं, वोटी है वोटी, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। रोटी सोटी बोल देते हैं, हाँ पंजाब में बोलते हैं, हिंदी में कोई नहीं बोलता रोटी सोटी, गुरमुखी में बोला जाता है वो। कोई दिक्कत को परेशानी, आम बोलचाल की भाषा भाषा में जी हीरो वीरो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। लड़की वड़की बोलते हैं जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहावा लो, हाँ नहा वालो, नहा का अर्थ है उसमें, वा का कोई अर्थ नहीं है। लोटा वोटा जी, बहुत बढ़िया। तो समझिए बात को कि क्या होंगे सार्थक और निरर्थक। अब हम चलेंगे आपका कल से कहाँ से, तत्सम शब्दों की तरफ सीखने। तत्सम क्या होते हैं, उनकी एक प्रैक्टिस हमको करनी होगी, क्योंकि आप परीक्षा देने जाओगे तत्सम शब्द ना, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो तत्सम तद्भव कैसे परिवर्तित होते हैं वो हम सीखना कल शुरू करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, कल तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोपहर 12 बजे, नमस्ते।